नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कश्मीर की विनाशकारी बाढ़, सूचना तंत्र और मीडिया। अखबारों और चैनलों ने अपनी सीमाओं और मुश्किलों के बावजूद कश्मीर की विनाशकारी बाढ़, जो हमारे समय की एक बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी है, को बड़ी मेहनत से कवर किया। अब ये बातें भी उभर कर सामने आ रही हैं कि ये सिर्फ बादल फटने या भारी बारिश या दो तीव्र पश्चिमी विक्षोभों के मिलन का ही नतीजा नहीं है। विशेषज्ञों की माने तो इस त्रासदी की भयावहता बढ़ाने में मानव निर्मित स्थितियों, विकास के मौजूदा शासकीय मॉडल और पर्यावरण की तबाही का भी कुछ न कुछ योगदान है। उत्तराखंड, लेह और अब कश्मीर की विनाश लीला के बाद ये सवाल उठना लाजमी है, क्या मीडिया हिमालय क्षेत्र की आपदाओं के प्राकृतिक और मानव निर्मित कारकों को समाज और शासन के समक्ष बड़े सवाल के रूप में पेश करने की कोशिश कर पा रहा है? कश्मीर में नदियों, झीलों और जल फैलाव के अन्य संभावित इलाकों को अतिक्रमित कर कॉलोनियां बनती रही हैं। सवाल उठता है कि मीडिया ने कश्मीर में विनाश को आमंत्रित करने वाले इन कदमों, कुनीतियों पर कितनी शिद्दत के साथ सवाल उठाए। लव जिहाद शंकराचार्य बनाम साईं को सप्ताहों तक मुद्दा बनाए रखने वाले अखबार चैनल विकास के मौजूदा मॉडल, पर्यावरण और सभ्यता संरक्षण के जरूरी मुद्दों को कितना महत्व देते हैं। हमारे समय के मीडिया का एक सच यह भी है कि नदियों, झीलों, नालों, जल फैलाव के क्षेत्रों और तालाबों, पोखरों को लगातार लीलते रहने वाला रियल एस्टेट आज अखबारों, चैनलों का बड़ा विज्ञापनदाता भी है। इस त्रासदी में एक बड़ा सवाल और उभरा है। सूचना के युग में आखिर लोगों के बीच सूचना शून्यता क्यों देखी गई? मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं पर्यावरणविद हिमांशु ठक्कर, हमारे साथ हैं चेतन चौहान, हिंदुस्तान टाइम्स के एसोसिएट एडिटर और पर्यावरण मामलों के जानकार, हमारे साथ हैं कश्मीर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जो दिल्ली में डीएनए के ब्यूरो चीफ हैं, इफ्तिकार गिलानी। हम तीनों का स्वागत करते हैं और बातचीत की शुरुआत इफ्तिकार हम आपसे करते हैं। पहली बात तो ये कि क्या कश्मीर के मीडिया में वहाँ के हालात को, जिन हालातों के कारण ये विस्फोटक स्थिति आज पैदा हुई है, खासकर मैं वाटर बॉडीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, जो एक उनका विनाश होता रहा है, उसके बारे में ये मुद्दा कितना मीडिया में महत्व के साथ आया है, पहली बात। और दूसरी बात कि क्या नेशनल मीडिया ने कश्मीर के इन पहलुओं को आपके हिसाब से कैसे देखा है? क्या हमने कहीं इग्नोर किया है इन मुद्दों को, जिसकी वजह से गवर्नेंस पर भी, जो गवर्नेंस की एजेंसी जो हैं, उन पर भी दबाव नहीं बना? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जो व्यवस्थाओं की तरह जो यहाँ पर से हैं मुल्क में, मीडिया भी एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कश्मीर को अक्सर मायूस किया है। लोकल मीडिया में वहाँ पर जो जिस तरह से वहाँ पर जो हालात हो रहे हैं, जो वाटर बॉडीज़ ख़त्म हो रही हैं, एक सबसे बड़ा मैं बताता हूँ, एक उदाहरण है, एक सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ है जहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिस पर कॉलोनीज़ बन चुकी हैं, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका काम है वाटर बॉडीज़ को प्रिजर्व करना। बरारी नंबल है एक बहुत बड़ा एरिया, बेमना का एरिया है जिस पर कॉलोनीज़ बनी है। श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस ही उसी वाटर बॉडी के ऊपर है। वाटर बॉडी के ऊपर? बिल्कुल। जहलम वैली मेडिकल कॉलेज, 300 बेड का हॉस्पिटल उसी वाटर बॉडी के ऊपर है। अब वाटर बॉडी को प्रिजर्व करना जिनको है, वही खुद उस वाटर बॉडी के ऊपर ऑफिसेज उन्होंने बनाए हुए हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकती, त्रासदी हो सकती है। अब मसला ये है कि आप लोकल मीडिया की आपने बात की है। लोकल मीडिया ने हमेशा और बहुत सारे वक्त में जो इन इश्यूज़ को उठाया है। मेरे कुलीग थे एक कश्मीर टाइम्स में जब मैं काम करता था, मसूद हुसैन, उनको जो है 96 या 97 में यूनाइटेड नेशंस ने इस पर अवार्ड भी दिया था कि काफ़ी उन्होंने लिखा था इस एनवायरनमेंट के इशू के ऊपर और इन वाटर बॉडीज़ जो ख़त्म हो रही हैं, वाटर चैनल्स जो ख़त्म हो रहे हैं, उनके ऊपर लिखा था। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि कश्मीर गवर्नमेंट जो है, उनके एक हाइंडसाइट में है कि हम यहाँ पर हैं एट द प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और एट द प्लेजर ऑफ द पीपल ऑफ जहाँ जो लोग रहते हैं, एट द प्लेजर ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर, वो वहाँ पर पावर में नहीं है। इसकी एक बहुत सी हल्की सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। बांडीपुर में एक नाला है मधुमती, वहाँ पर काफ़ी अरसे से जो है एक मकामी वहाँ पर लोकल एक एमएलए थे, अब वो फॉर्मर एमएलए हैं, फॉर्मर एक मिलिटेंट लीडर भी रह चुके हैं। वो वहाँ पर एक कोई वो सैंड माइनिंग वगैरह का जो वो पत्थर जो वो लगा रहे थे वहाँ पर, वो मधुमती से वो पत्थर निकाल कर। कश्मीर मीडिया ने खूब लिखा उसके ऊपर, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक रिपोर्ट
मुझे याद है मुजम्मिल जलील ने लिखी थी इंडियन एक्सप्रेस ने, वो फ्रंट पेज पर छापी फोटोग्राफ के साथ, अगले दिन उसकी कोई बंद हो गई। इसलिए जो है नेशनल मीडिया का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ समझती है कि दिल्ली में हमारा परसेप्शन ठीक रहे, कश्मीर में जो हाल हो, कश्मीर के लोगों का, कश्मीर में जो लोगों का जो भी परसेप्शन हो उस गवर्नमेंट के बारे में, उस पॉलिटिशियन के बारे में, उससे उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चेतन चौहान से भी पूछता हूँ, क्योंकि वो लगातार पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक विपदा कहें, जैसे उत्तराखंड में हुआ, लेह में हुआ, कश्मीर में अब हुआ है, श्रीनगर में खास तौर पे, तो क्या इससे हमारी मीडिया में इस तरह के बड़े इश्यूज़ को और बड़े इश्यूज़ पर कहीं ना कहीं सरकार की खामोशी को, क्योंकि हम पॉलिसी पैरालिसिस कहते हैं जब आर्थिक मुद्दों पर बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के काम नहीं हो पाते हैं, हम कहते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस गवर्नमेंट में है, लेकिन जनता के मुद्दों पर, समाज के मुद्दों पर, सभ्यता के मुद्दों पर, देश के बड़े मुद्दों पर, विकास और विनाश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर क्या हमें पॉलिसी पैरालिसिस का कोई एजेंडा मीडिया को नहीं मिलता? नहीं, उसमें आप देखेंगे जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई भी प्रोजेक्ट क्लियर होता है, कहीं पे भी क्लियर होता है, तो वो प्रोजेक्ट किसी न किसी इंडस्ट्री का है, एडवर्टाइज़र है, मीडिया के लिए बहुत बड़े एडवर्टाइज़र हैं। तो मीडिया आज के युग में कॉर्पोरेट मीडिया हो चुका है। आप देखिए कभी भी प्रोमिनेंट किसी भी नेशनल ग्रुप के खिलाफ पर्यावरण की स्टोरी आपको फ्रंट पेज में या टॉप न्यूज़ में नहीं मिलेगी, अखबारों में आखिरी पन्नों पे होगी या बहुत दबी हुई होगी। तो उस पर मुझे लगता नहीं कि मीडिया हाउसेस इनकरेज करते हैं कि इस तरह का स्टोरी हो जिससे किसी कॉर्पोरेट ग्रुप का या सरकार किस तरह से पर्यावरण का नुकसान कर रही है, उस पर स्टोरी करना बहुत मुश्किल है। आप उत्तराखंड का एग्जांपल देख लीजिए, हमने हाइड्रो पावर पे इतना लिखा, कितना नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से इतना त्रासदी हुई लास्ट ईयर, पर उसका इम्पैक्ट तो कुछ नहीं हुआ। वो खबरें क्योंकि वो त्रासदी हुई इसलिए छपी, उससे पहले जब लिखी जा रही थी तब उस पर कुछ आया नहीं। तो ये आफ्टर मार्थ रिएक्शन जो है, आज आप बात कर रहे हैं कश्मीर में वाटर बॉडीज़ की, आज बात कर रहे हैं, पर आज से पहले तो आपने की नहीं। 1992 में भी फ्लड आया था कश्मीर में, बहुत ज़बरदस्त फ्लड आया था, उसके बाद भी काफ़ी कुछ वाटर बॉडीज़ इंक्रोच हुई हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है, तो किसी ने उस पर लिखा नहीं है। इस तरह से इन्वेस्टिगेटिव, जिस तरह से आप मान लीजिए फ्रॉड के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं, करप्शन के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उस तरह का इन्वेस्टिगेशन कश्मीर में हुआ नहीं है। तो इसमें मीडिया का जो दोष है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है एक सेकेंडरी इशू है, क्योंकि बिजनेस सरकार के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मीडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो बिजनेस मीडिया को ऑन करने वालों के लिए खास हाँ उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो उस एस्पेक्ट से सोचा जाता है। अगर कोई भी स्टोरी करना चाहे उस तरह की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, कि इस तरह के रियल एस्टेट की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, मान लीजिए आप ओखला का एग्जांपल ले लीजिए, हाँ 10 स्क्वायर किलोमीटर का उन्होंने कहा तो पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज की एंटी हो गई, अखबारों में, टीवी पे उसके खिलाफ कैंपेन चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह से उत्तराखंड में भी हुआ, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी हो रहा है, पूरे हिमालयन बेल्ट में इसको डिस्ट्रॉय करने का एक कैंपेन इंडस्ट्री की तरफ से चल रहा है और मीडिया उसको काउंटर करने में बिल्कुल विफल रही है। हिमांशु ठक्कर, आप जो बातें दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने कही हैं, अगर हम उनके कॉन्टेक्स्ट में आपसे समझना चाहें कि ये पॉलिसी पैरालिसिस की बात हम करते हैं, मीडिया में बहुत छाया रहा है। जब भी कोई आर्थिक सुधार के अगले चरण की बात बार बार होती रही कि ये काम नहीं हुआ, यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, वहाँ मल्टीनेशनल्स को नहीं इनिशिएटिव मिला, वहाँ FDI नहीं आया, तो हम उसको पॉलिसी पैरालिसिस कहते रहे हैं। लेकिन ये जो पहलू है कि जो सचमुच देश के बड़े इश्यूज हैं, जो आज हम तबाही के आलम में हैं, तबाही का मंजर सामने आ रहा है, इसको हम पॉलिसी पैरालिसिस नहीं कहते। कैसे देखते हैं इस पूरे पहलू को? आपने ये बहुत अच्छी तरह फ्रेज किया है एक्चुअली, कि ये पब्लिक का इश्यू को पॉलिसी पैरालिसिस में नहीं देखा जाता। अनफॉर्चुनेटली पिछले 20 साल से मीडिया का आप एनालिसिस करें तो मीडिया हैज स्टॉप्ड वर्किंग एज ए पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव मोर स्टार्टेड वर्किंग एज ए प्राइवेट इंटरेस्ट ग्रुप्स। ऐसा नहीं है कि बाकी, जैसे चेतन ने कहा कि कहीं तो खबर छप जाती है दबी हुई अंदर, लेकिन जैसे अभी कश्मीर की बाढ़ की बात ले लीजिए, चेनाब नदी जो है जो जम्मू को प्रभावित करती है, जम्मू वैली को, आज देश में सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उच्च वैली में बन रहे हैं, सबसे ज़्यादा 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स, बम्पर टू बम्पर टू बम्पर टू बम्पर। नदी को बहने की जगह नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम कई 2 साल से लिख रहे हैं, और एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ढंग का नहीं हुआ है। क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट छोड़ दो, हम कह रहे हैं डिजास्टर पोटेंशियल असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि आप ये डिजास्टर प्रोन एरिया में ऐसे बड़े इंटरवेंशन करते हैं तो डिजास्टर को बढ़ावा देते हैं। बिकॉज हर प्रोजेक्ट में आपको डैम बनाते हैं, सबमर्जेंस करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, ब्लास्टिंग करते हैं, टनलिंग करते हैं, नदी को बाईपास करते हैं।
यानी देयर आर मेजर इंटरवेंशन जिसका बहुत बड़ा प्रभाव डाउनस्ट्रीम में होता है। उसी तरीके से इस बाढ़ में, जब बाढ़ पीक पे थी तब दुलहस्ती प्रोजेक्ट ने अपने सब गेट खोल दिए और नीचे सडनली, लेकिन ये बात मीडिया में कहीं नहीं छपेगी। हम लिखते आ रहे हैं लेकिन मीडिया नहीं छापता है। तो ये, और छापेगा तो कहीं भी ऐसे स्लैंट देखा कि हाँ ये प्रॉब्लम है लेकिन रेणुका तो दिल्ली के लिए चाहिए। ये नहीं लिखेगा कि दिल्ली को रेणुका की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं लिखेगा। ये लिखेगा कि रेणुका डैम बनेगा तो दिल्ली को पानी मिल जाएगा, थोड़ा पर्यावरण या विस्थापित हो जाएगा, वो कहीं लास्ट लाइन में लिख देगा। तो मीडिया अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट डूइंग पब्लिक सर्विस इट इज़ सपोज टू डू। लेकिन इफ्तिकार का ये कहना है, जो अभी आपने सुना, कि भाई कश्मीरी प्रेस में खासकर जो उन्होंने कश्मीर टाइम्स का हवाला दिया, इस तरह के इश्यूज उठाए जाते रहे हैं, चाहे वुलर लेक का मामला हो, डल का मामला हो, अंचार का मामला हो, नगिन का मामला हो, ये तमाम इश्यूज उठाए जाते रहे हैं कि कैसे झीलें ख़त्म हो रही हैं, कैसे ग्लेशियर बर्बाद हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सरकारों पर, खासकर वहाँ की राज्य सरकार पर बहुत असर इसका नहीं पड़ता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के प्रति, उनके इश्यूज़ के प्रति जवाबदेही की कमी है। तो क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली में, जहाँ की सारे बड़े हुक्मरान देश के बैठे हैं, जो योजनाओं को प्रभावित करते हैं, प्लानिंग कमीशन यहाँ अभी हाल तक था, तो कहीं न कहीं क्या लगता है कि राज्य से ज़्यादा बड़ा रोल राष्ट्रीय मीडिया का हो सकता है इसमें? ये स्पेसिफिकली कश्मीर के बारे, पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा रिलेवेंट है, बट और जगह पे भी कुछ हद तक है, बट ये ज़्यादा वहाँ का है जी। ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया should be reflecting what the local media is also saying, because उनके पास ज़्यादातर नेशनल मीडिया के लोकल कॉरेस्पोंडेंट तो है नहीं। तो लोकल मीडिया में जो आता है वो नेशनल मीडिया तक कैसे पहुँचे, वो काम भी नेशनल मीडिया का है, जब उनके पास खुद के पास ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन लेने की ये नहीं है। तो यदि वो करते तो ये जो डाइकोटोमी वो नहीं रहती। अगर हम बिल्कुल आपसे एक लाइन में हम पूछें, क्योंकि हम एक छोटा सा अभी अंतराल लेंगे, फिर आएंगे तो बात करेंगे आपसे एक अंतराल के बाद, कि ये जो मानव निर्मित जो फैक्टर्स हैं, वो कश्मीर की विनाशकारी बाढ़ में कितने आपको लगता है, कितना योगदान उनका है आपके हिसाब से, अगर पर्यावरणविद के तौर पे मैं पूछूं तो? बहुत बड़े पैमाने पे वो शुरुआत लेके, सूचना के अभाव से लेके, फोरकास्टिंग के अभाव से लेके, जो पॉलिसी फेलियर्स है, और जो कोई कंप्लीट असेसमेंट नहीं है, और लोगों की भागीदारी, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली एब्सेंट था, जो उत्तराखंड में हुआ यहाँ भी हुआ। हम अभी एक छोटा अंतराल लेते हैं, और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो हम और मुद्दों पर भी बात करेंगे, खासकर सूचना शून्यता जो कश्मीर वैली में हर जगह देखी गई। 200 मीटर की दूरी पर कोई मर रहा है, कोई चीख रहा है, लेकिन वो अपनी आवाज़ बगल के पड़ोसी तक नहीं पहुंचा पा रहा है। सारे फ़ोन ठप हैं, सूचना का कोई वैकल्पिक जरिया नहीं है। ये सूचना के युग की कहानी है, ऐसे युग की कहानी है जब हम कहते हैं कि भारत सूचना युग में सूचना की महाशक्ति बन रहा है। हम इस पहलू को भी उठाएंगे एक अंतराल के बाद। अंतराल से पहले हम सूचना शून्यता की चर्चा कर रहे थे कि कैसे इसका प्रभाव पड़ा है, इस पहलू का भी प्रभाव पड़ा है वहाँ की खासकर बर्बादी में, तबाही में। लेकिन इसके पहले इफ्तिकार, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी बात सामने आ रही है, ये भी मीडिया में, खासकर राष्ट्रीय मीडिया में पहली बार आई है, कि 2010 में कश्मीर बाढ़ नियंत्रण विभाग की रिपोर्ट एक आई थी, जिसने कि ये कहा था कि भाई अगर तत्काल इनिशिएटिव नहीं लिया गया, पहल नहीं ली गई, तो जम्मू से कश्मीर को जाने वाला राजमार्ग पूरी तरह ख़त्म हो सकता है, श्रीनगर शहर बर्बाद हो सकता है, कुछ भी नहीं बचेगा। क्या ये पहलू, ये मुद्दा मीडिया में नहीं आया, समाज में विमर्श का मुद्दा नहीं बना, दबाव नहीं बना, राजनीतिक दलों ने नहीं दबाव बनाया? क्या इसलिए ये योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, या इसके पीछे और कोई कहानी थी? मैं ये रिपोर्ट देख चुका हूँ, और रिपोर्ट की जो फॉरवर्ड ही है वो ऐसा, उसमें पहले सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में इस तरह की बाढ़ आ सकती है। वो 5 साल से कंप्लीट भी हो गए। और दूसरा इस रिपोर्ट में इस तरह की प्रोफेसीज हैं, जैसे श्रीनगर के बारे में, श्रीनगर में कौन कौन सी लोकेलिटी डूब सकती है, कौन कौन बिल्कुल डूब सकती है, बिल्कुल नाम है इन लोकेलिटीज़ का, ये लोकेलिटीज़ डूब सकती हैं, इस तरह बाढ़ आ सकती है, इतने क्यूजिक्स पानी आ सकता है। बिल्कुल जो इस वक्त जो सिचुएशन जो है बिल्कुल वही है जैसे उस रिपोर्ट में उस वक्त लिखी गई थी। ये रिपोर्ट यहाँ भेजी गई थी, 2200 करोड़ की योजना थी, लेकिन उसमें जो है सारी रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट नहीं हुई थी। उसका एक पार्ट एक्सेप्ट हुआ था कि जहलिम को हम ड्रेजिंग की जाए, ड्रेजिंग, वो ड्रेजर्स दिए गए थे, वो ड्रेजिंग हो रही थी,
लेकिन फिर वो उस वक्त जो मिनिस्टर थे वो ताज मोहिद्दीन, जिन्होंने वो रिपोर्ट दे दी थी यहाँ पर, वो जब चेंज हो गए, नए मिनिस्टर आ गए, और उस नए मिनिस्टर ने जो है, नए मिनिस्टर के बाद जो है ड्रेजिंग भी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई किसी को पता नहीं है क्यों बंद हो गई। लेकिन सवाल यहीं पर मीडिया का रोल आता है चेतन। हमारा ये कहना है कि अगर मीडिया के जरिए ये सूचनाएं समाज तक पहुंचती हैं तो समाज की तरफ से एक दबाव बनता है, दबाव समूह खड़े होते हैं। क्या राजनीतिक दलों की तरफ से, जन संगठनों की तरफ से और ओवरऑल मीडिया की तरफ से कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोताही है? कश्मीर में देखिएगा, कश्मीर में पिछले 5 सालों में, बहुत सालों में पर्यावरण की कोई स्टोरी आपको नेशनल मीडिया में मिलेगी नहीं, या बहुत कम मिलेगी। वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग की, मिलिटेंसी की, हाँ, इंडो पाक रिलेशन के उस कंटेक्स्ट में आपको स्टोरी मिल जाएगा, हुर्रियत का स्टोरी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर्यावरण पे आपको एक भी स्टोरी नहीं मिलेगी। टूरिज्म पर थोड़ी बहुत मिल जाएगी, कितने टूरिस्ट बढ़े, कितने कम हुए, उस तरह का आपको स्टोरी मिल जाएगा। पर्यावरण पे नहीं मिलेगा। उससे बेहतर तो उत्तराखंड या ओनली नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पे कोई ना कोई पर्यावरण की स्टोरी आती है। उसके 2 कारण हैं कि वहाँ पे एक्टिविज्म जो है, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म इतना एक्टिव नहीं है, बढ़िया कोऑर्डिनेटेड नहीं है जितना बाकी जगह पे है। हाँ, वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविज्म ज़्यादा है और इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म कम है। उसका भी एक कारण है कि कश्मीर में जो पर्यावरण का नुकसान हुआ इतने सालों में, जैसा हिमांशु जी भी कह रहे थे, उसका नेशनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस एस्पेक्ट को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्पेक्ट। अगर आप प्रधानमंत्री उनकी स्कीम है जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कितना पैसा दिया गया है आप देखोगे तो 10% से भी कम पे आएगा। बहुत कम पैसा इस पे दिया गया, जॉब्स के लिए पैसा दिया गया और चीज़ों के लिए दिया गया। रिमोट सेंसिंग सेंटर जो वहाँ पर है, उसने भी ये जो उनकी लैब है उसने भी रिपोर्ट्स दी थी। वो सारी की सारी पर्यावरण मंत्रालय में भी रही। ऐसा नहीं कि केवल राज्य सरकार में रही या जल संसाधन मंत्रालय में रही, पर्यावरण मंत्रालय में भी रिपोर्ट्स हैं, वहाँ से भेजी गई, लेकिन उन पर भी कुछ नहीं हुआ। सरकार में जब उत्तराखंड का डिजास्टर होने वाला था उससे पहले भी अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने अपना रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट हर बार आती है पर उस पर एक्शन जो है कभी नहीं होता, क्योंकि पर्यावरण प्रायोरिटी नहीं रहता किसी भी सरकार के। आपने अहमदाबाद का नाम लिया, अभी बड़ोदरा भी डूब रहा है, वहाँ भी बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है। एनीवे हिमांशु जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक पहलू उभर के सामने आया है इस भयावह त्रासदी के दौरान कि 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर पर जो लोग हैं उनकी आवाज़ें चीख रहे हैं, लोग पहुंच रही हैं, लेकिन टेलीफोन से सूचना का कोई भी जरिया उनके पास नहीं है कि वो किसी डॉक्टर को बता सकें, किसी पुलिस वाले को बता सकें, किसी आर्मी मैन को बता सकें, अपने किसी रिश्तेदार को बता सकें कि वो डूब रहे हैं। और कई लोग इस तरह डूब गए। सूचना शून्यता की स्थिति रही, और सूचना शून्यता केवल मोहल्ले में नहीं, मीडिया से लेकर के और जो मशीनरी गवर्नमेंट की है उसके बीच जो सामरिक जो मैकेनिज्म है उससे और मीडिया के बीच, कुल मिलाकर ये सूचना शून्यता आज के दौर में जब सूचना का हम महाशक्ति अपने को बनने की बात कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं एक पर्यावरणविद के रूप में इस पहलू को? वास्तव में बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि ये जो बारिश शुरू हुई 3 और 6 सितंबर के बीच में 3 दिन में पूरे कश्मीर में स्टेट लेवल पे एवरेज मानसून रेन 250 मिलीमीटर था। और आप कश्मीर के वो नॉर्थ कश्मीर और लद्दाख का इलाका छोड़ दें तो बाकी इलाके में इसका मतलब 400 से 500 मिलीमीटर बारिश सिर्फ 3 दिन में हुई। वो शुरू हुई दक्षिण कश्मीर से और वहाँ से बाढ़ शुरू हुई। उसकी जानकारी श्रीनगर में तो मिलनी चाहिए थी जी, लेकिन श्रीनगर की कॉलोनी के घरों में पानी घुसता है तब तक लोगों को वार्निंग नहीं मिलती है। तो ये दिखाता है कि वहाँ का तंत्र वो कंप्लीटली ठप है। वो आईएमडी की कोई जानकारी हो तो भी लोगों तक पहुँची नहीं है, सीडब्ल्यूसी ने तो कोई फोरकास्ट किया ही नहीं, और जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट आज मैं देख रहा था, उस 2011 के बाद अपडेट ही नहीं हुई है। ये स्थिति है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, और जिसका काम है एम्बैंकमेंट का रखरखाव करे, नदियों का, झीलों का, वाटर रिसोर्सेज का, और जब एम्बैंकमेंट टूटने की स्थिति में हो तो उसको ठीक करे, और जब न कर पाए तो फिर वार्निंग दे। ये पहले होता था, 92 के फ्लड में हुआ था, लोगों को वार्निंग मिली थी, लेकिन इस बार कोई वार्निंग दिए बिना ये बताता है कि पूरा जो तंत्र है वो कंप्लीटली ठप है। इफ्तिकार अमर्त्य सेन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी अकाल के कॉन्टेक्स्ट में, कि जिस वक्त अकाल में बहुत भारी संख्या में लोग मरते थे वो दौर था जब सूचना के क्षेत्र में हम कमज़ोर थे, लेकिन सूचना के क्षेत्र में आने से मीडिया के चौतरफा विस्तार के बाद अकाल में मरने वालों की तादाद अब कम हो गई है या लगभग नहीं हो गई है। एक बहुत बड़ा पहलू उन्होंने अकाल और सूचना का सामने लाया था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हम सूचना के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी लोग मर रहे हैं और सूचना शून्यता की स्थिति पैदा हो जाती है। कैसे देखते हैं एक मीडिया कर्मी के रूप में इस पहलू को, कहाँ हम फेल कर रहे हैं?
हालत ये है कि मेरे इस वक्त कश्मीर में किसी भी मीडिया का जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, किसी से भी बात हो नहीं पा रही है। सब बिल्कुल जो है एक आउट ऑफ कम्युनिकेशन है, आउट ऑफ। मेरे अपने घर का हाल ये है कि लास्ट सैटरडे से लेकर जो है आज सोपोर में, वहाँ पर हमारे मेरे टाउन में लैंडलाइंस कुछ जगहों पर रेस्टोर हुई हैं, और जिसकी वजह से जो है मुझे आज ये इतना पता चला कि एटलीस्ट टाउन जो है अपनी जगह पर है, सेफ है। ये इस तरह की सिचुएशन जो है एक अनप्रेसिडेंटेड है। श्रीनगर में पुलिस का कंट्रोल रूम है जो कि बिल्कुल बनाया गया होता है, पूरी डिजास्टर्स को देखकर बनाया जाता है। पुलिस कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम डेजर्टेड है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को खुद को 2 दिन के बाद आर्मी ने रेस्क्यू किया। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है कल खुद रेस्क्यू हुआ है, और 1-2-3 मिनिस्टर्स जो हैं साउथ कश्मीर में जो फंसे पड़े हैं, उनका पता भी नहीं है कि कहाँ पर हैं। अभी मैंने सुना कि दिल्ली के एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी वहाँ थे, और वो भी, उनका भी पता उस वक्त कल तक नहीं पता चला था। तो इस तरह की सिचुएशन अब पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जिनके कोई रिलेटिव्स हैं, कुछ हैं, जब उनका कोई जब उनको जो है कनेक्ट्स ही नहीं, उन जो डिजास्टर प्रोन जो कॉन्टैक्ट्स रखे गए थे वो भी काम ही नहीं कर रहे। पुलिस कंट्रोल रूम काम नहीं कर रहा है। एक जो है DGP जो है अपने SP के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अकेला जो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क था जो चल रहा था पार्टली, वो सिर्फ आर्मी का था, और उनका अपना नेटवर्क रहता है, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने नेटवर्क के लिए, और बाकी कोई नेटवर्क जो है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वायरलेस काम नहीं कर रहा था कश्मीर में। चेतन, सूचना का जो पहलू है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप संवाद करते हैं कि मेरे साथ क्या गुजर रही है, बल्कि सूचना का जो पहलू है ये भी है, जिसकी तरफ अमर सेन ने इशारा किया था अकाल के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप एक्सपोज करते हैं व्यवस्था की कोई कमियों को, और उससे व्यवस्था अपने को करेक्ट करती है, या करेक्शन का एक कोर्स उसको दिखता है। सवाल इस बात का है कि इन दोनों मोर्चों पर, संवाद के मोर्चे पर एक दूसरे से, विपदा के समय, आपदा के समय, और आपदा आने से पहले आपदा की परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं को एक्सपोज करने में भी वहां भी सूचना शून्यता देखी गई। इनको कैसे देखते हैं एक जर्नलिस्ट के रूप में? ये किसकी विफलता है? हमारी विफलता है, सबकी विफलता है, समाज की विफलता है, या हमारी सभ्यता की पूरी विफलता है? कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल वैल्यूज में कहीं कोई समस्या है, क्या लगता है? नहीं, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो जो NDA में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कागजी कार्रवाई तो बहुत बढ़िया कर रखी है, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट्स में बहुत पुअर है। जम्मू कश्मीर में भी स्टेट डेवलपमेंट रिलीफ फोर्स उस तरह का कुछ बना नहीं है जो कुछ स्टेट्स में बना है, और जिस तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेस होनी चाहिए वो किसी स्टेट में होती नहीं है। दिल्ली में हो गई या बॉम्बे में हो गई, उसके अलावा कहीं भी देश में होती नहीं है। तो कम्युनिकेशन जो है, लोगों को जब तक आप ट्रेन नहीं करोगे डिजास्टर के लिए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। तो ट्रेनिंग ऑफ लोगों की जो ट्रेनिंग है उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट फ्लॉप किया है। मैं कुछ साल पहले अफगानिस्तान गया था, तो वहाँ पे जब एक ब्लास्ट हुआ तो जितने फॉरेनर्स थे सब ज़मीन पे लेट गए। हम जितने इंडियन थे, हमको मालूम नहीं था क्या करना है। तो डिज़ास्टर में हम लोगों को मालूम नहीं है कि किस तरह से हमको बचना है, क्या क्या हमको रिलीफ मेजर लेने हैं, उसका ट्रेनिंग नहीं है। और मैं नहीं मानता कि सोसाइटी का हमको क्या नाम, एज ए इंडियन हम लोग डिज़ास्टर मैनेजमेंट सीखना नहीं चाहते, या हम कम्युनिकेशन उससे करना नहीं चाहते। अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, बताओगे कि आप फ्लड प्रेन में हो, अगर आपके यहाँ पे फ्लड आएगा तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो एस्पेक्ट्स जो है उसकी ट्रेनिंग नहीं है। हेमंत जी, अंतिम टिप्पणी आपकी कि इस पहलू पर हम बात कर रहे हैं सूचना संवाद का, और दो तरफा उसका रोल है। एक तरफ एक दूसरे से संवाद करने का आपदा के समय, और आपदा से के पहले की परिस्थितियां जो आपदा के फैक्टर्स बनने वाले हैं, कारण बनने वाले हैं, उनको व्यवस्था के समक्ष, समाज के समक्ष उनका पर्दाफाश करने में। इन पहलुओं को कैसे देखते हैं आप? कहाँ हम फेल कर रहे हैं? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ सूचना नहीं, लेकिन किस तरीके की सूचना चाहिए, और वो सूचना लोगों तक पहुंचे कि नहीं। जैसे IMD कह रहा है कि हमने कहा था कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, वो एक्चुअली एक्शनेबल सूचना नहीं है। उससे ज़्यादा स्पेसिफिक सूचना चाहिए कि कहाँ पर कितनी, और फिर वो सूचना को कन्वर्ट करना वार्निंग में। वो एक्चुअली एनालाइज सूचना है, और एग्जीक्यूशन के लेवल पर जाना। हाँ, और फिर वो सूचना लोगों तक पहुंचे। ये हर पहलू पे हम फेल हुए हैं। एक क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट करना, उसका एनालिसिस करके उसका इम्प्लीकेशन पे पहुंचना, और वो इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, ये हर पहलू पे हम फेल हुए हैं। इसीलिए जो सूचना का मीडियम होने के बावजूद जो सूचना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। वो क्योंकि ये बताता है कि हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कितनी बुरी तरीके से फेल हुई है, और इसमें इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी उत्तराखंड में भी नहीं हुई। उत्तराखंड में भी डिजास्टर मैनेजमेंट वाज कंप्लीट फेलियर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एब्सेंट। लेकिन आज भी आपके पास कोई रिपोर्ट है कि उत्तराखंड में क्या हुआ?
जी। कोई एनालिसिस, कोई पोस्ट फैक्टो रिपोर्ट नहीं है। हम आशा है जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके का आदेश नहीं देना पड़े जैसा उत्तराखंड में उनको देना पड़ा कि आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट का एसेस करो। हिमांशु जी की इसी टिप्पणी के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं, इस अफसोस के साथ, इस आत्मालोचना के साथ कि सूचना तंत्र में हम भी कहीं न कहीं फेल किए हैं। यानी हम मीडिया का एक बड़ा सेक्शन कहीं न कहीं इस भयावहता जो इकट्ठा हो रही थी, जो बन रही थी, जो आपदा का रूप धारण कर रही थी, उसको व्यवस्था के समक्ष, समाज के समक्ष शिद्दत के साथ, पूरे ठोस ढंग से उसकी पूरी भयावहता को पेश करने में कहीं न कहीं हमारी विफलता रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सभी लोग मान रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू है वो व्यापक सूचना तंत्र की विफलता कि 200 मीटर 250 मीटर पर लोगों को एक दूसरे से संवाद करने की स्थितियां नहीं रहीं। पूरा का पूरा तंत्र जो है कोलैप्स कर गया। तो ये एक बड़ा पहलू सामने आया है। हमें लगता है कि सबक लिया जाना चाहिए और ये प्रश्न केवल किसी एक सूबे का नहीं है, हमारे पूरे समाज का है, पूरे पर्यावरण का है और हमारी सभ्यता का ये प्रश्न है। इन्हीं शब्दों के साथ मीडिया मंथन के आज के एपिसोड का हम समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।